नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए राजेश्वरी सांकृत्यायन का। देश में जब लोकसभा चुनाव में 1 साल से भी कम समय बचा है और भाजपा विरोधी दलों के पास जब मोदी के वैश्विक कद जैसा कोई बड़ा नेता नहीं है, तो मोदी की छवि को नुकसान पहुंचाने का अभियान छेड़ दिया गया है। इसी कड़ी में आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम बात करेंगे बांटो और राज करो की नीति पर चलने वाले ब्रिटेन ने इस बार क्या डॉक्यूमेंट्री बनाकर हमें बांट दिया है। गुजरात दंगों के इतिहास को अपने मन मुताबिक कुरेदते हुए बीबीसी ने जो डॉक्यूमेंट्री बनाई है, वह असल में भारतीयों को वैचारिक आधार पर बांटने की एक बड़ी साजिश है और इस साजिश के पीछे है ब्रिटेन के पूर्व विदेश मंत्री जैक स्ट्रॉ। उन्हें विभाजनकारी मानसिकता वाला और दूसरे देशों के आंतरिक मुद्दों में हस्तक्षेप करने वाला नेता माना जाता है। बीबीसी ने गुजरात दंगों को लेकर जो डॉक्यूमेंट्री बनाई है, उसके पीछे जैक स्ट्रॉ का ही दिमाग है। भारत के प्रति पूर्वाग्रह रखने वाले जैक स्ट्रॉ के इशारे पर बनी डॉक्यूमेंट्री में गुजरात में मुसलमानों की मौतों का जिक्र तो है, लेकिन उन 59 कार सेवकों के बारे में कुछ नहीं कहा गया है जिन्हें गोधरा में ट्रेन में जला दिया गया था। सवाल यह भी उठता है कि 2002 के दौरान ब्रिटेन के विदेश मंत्री रहे जैक स्ट्रॉ के पास अगर वास्तव में दंगों से जुड़ी कोई गोपनीय जानकारी थी, तो उन्होंने इसे बीबीसी को सौंपकर क्या ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का उल्लंघन नहीं किया। सवाल यह भी उठता है कि ब्लैकबर्न क्षेत्र से 8 बार सांसद रहे जैक स्ट्रॉ ने क्या अपने क्षेत्र के मुस्लिमों को खुश करने के लिए इस डॉक्यूमेंट्री का निर्माण करवाया है। 2021 की जनगणना दर्शाती है कि ब्लैकबर्न क्षेत्र में मुस्लिम आबादी 35% और ईसाई आबादी का 38% है, यानी मुस्लिम आबादी निर्णायक भूमिका में है। जैक स्ट्रॉ के बारे में तमाम तरह की कहानियां प्रचलित होने के बावजूद सवाल उठता है कि भारत से नफरत करने वाले इस व्यक्ति की दिमागी चाल को हिंदुस्तान में सफल बनाने के लिए यहाँ के कुछ लोग क्यों आमदा हैं। गुजरात दंगों पर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कई जांचें हुई। तत्कालीन यूपीए सरकार, जिसका नेतृत्व कांग्रेस कर रही थी, उसने भी तमाम एसआईटी का गठन कर दंगों के विभिन्न मामलों की जांच कराई। नरेंद्र मोदी से घंटों तक पूछताछ हुई, लेकिन जितने भी जांच आयोग या एसआईटी थे, सभी ने सभी मामलों में नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दी। यही नहीं, गुजरात की जनता ने हर विधानसभा चुनाव में और जब से मोदी लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, तब से दोनों आम चुनाव में जनता ने मोदी को विभिन्न आरोपों से क्लीन चिट दी। लेकिन हिंदुस्तानी क्लीन चिटों पर भरोसा नहीं करने वाले लोग विदेशी चार्जशीटों पर यकीन कर रहे हैं। आज जो लोग घूम घूम कर गुजरात दंगों पर असत्य से भरी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री दिखा रहे हैं, क्या वह बंगाल और केरल की राजनीतिक हिंसा, 1984 के सिख विरोधी दंगों की सत्य कथा और कश्मीर में पंडितों के नरसंहार पर आधारित द कश्मीर फाइल्स भी देखने और दिखाने का साहस रखते हैं? बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर जिस तरह देश के विश्वविद्यालयों में नकारात्मकता फैलाई जा रही है, छात्रों के मन में जहर भरा जा रहा है, अल्पसंख्यक मोदी के करीब जा रहे हैं, तो उन्हें डराया जा रहा है, वह समाज हित में नहीं है। ऐसा करने वालों को यह भी पता होना चाहिए कि मोदी ने कभी अपनी छवि की परवाह नहीं की, इसलिए वह 20 साल से भी ज़्यादा वर्षों से लगातार सरकारों के मुखिया बने हुए हैं। बहरहाल, जिस तरह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और केरल के पूर्व मुख्यमंत्री ए.के. एंटनी के बेटे अनिल एंटनी ने बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ बोलकर और अपनी पार्टी कांग्रेस के खिलाफ खड़ा होकर साहस दिखाया है, वह प्रदर्शित करता है कि विदेशियों की हर चाल को देश समझने लगा है और राष्ट्र हित में कोई भी त्याग करने के लिए तैयार है। हम आपको बता दें कि अपने ट्वीट को लेकर हो रही आलोचनाओं के बीच अनिल एंटनी ने कांग्रेस में अपनी सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। अनिल एंटनी ने ट्वीट कर अपने इस्तीफे की घोषणा की, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ किए गए अपने ट्वीट को वापस लेने के लिए कई असहिष्णु फोन कॉल आ रहे हैं और इसी मुद्दे पर नफरत अपशब्दों की फेसबुक वॉल के कारण उन्होंने यह फैसला किया।
ए.के. एंटनी कई दशकों से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और अनिल भी पार्टी में जिस तरह सेवाएं दे रहे थे, उसके बावजूद सिर्फ राष्ट्रहित में किए गए एक ट्वीट के चलते उनके साथ जिस तरह का बर्ताव किया गया, वह राहुल गांधी के नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने के दांव पर भी सवाल उठाता है। जहां तक केरल में इस मुद्दे पर हो रही राजनीति की बात है, तो आपको बता दें कि वाम समर्थक स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया सहित विभिन्न राजनीतिक संगठनों ने इस डॉक्यूमेंट्री को पूरे केरल में दिखाया। इसके विरोध में भाजपा की युवा शाखा ने प्रदर्शन किया। इस दौरान भाजपा को अप्रत्याशित रूप से कई हलकों से समर्थन मिला। समर्थन करने वालों में अनिल एंटनी भी शामिल थे। उधर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में भी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर भारी हंगामा हुआ। जेएनयू छात्र संघ ने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्र संघ के कार्यालय का बिजली और इंटरनेट कनेक्शन काट दिया। हालांकि छात्रों ने अपने मोबाइल फोन और अन्य उपकरणों पर यह डॉक्यूमेंट्री देखी। डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ कार्यालय के बाहर इकट्ठा हुए छात्रों ने यह भी दावा किया कि जब वे इसे अपने फोन पर देख रहे थे तो उन पर पत्थर फेंके गए। हालांकि एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि पुलिस को ऐसी किसी घटना की सूचना नहीं दी गई। कुछ छात्रों ने यह भी दावा किया कि विश्वविद्यालय परिसर में सादी वर्दी में पुलिसकर्मी घूम रहे थे। हम आपको यह भी बता दें कि तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा और डेरेक ओ ब्रायन ने केंद्र पर निशाना साधते हुए बीबीसी की विवादास्पद डॉक्यूमेंट्री का लिंक ट्विटर पर साझा किया है। बहरहाल कुछ लोगों का मानना है कि भारत की छवि पर प्रहार करने के लिए बनाई गई बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को देश में कुछ लोग ऐसे समय बढ़ावा दे रहे हैं जब हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। बरसों तक भारत पर राज करने वाले ब्रिटेन ने बांटो और राज करो की जो नीति अपने शासन के समय अपनाई थी, उस नीति पर वह आज भी कायम है। बीबीसी से डॉक्यूमेंट्री बनवाकर हमको बांटने का प्रयास किया गया है और हम उसकी चाल को समझ नहीं पा रहे हैं। यदि यह सच नहीं है तो इस डॉक्यूमेंट्री को सबको देखने की अनुमति प्रदान कर देनी चाहिए, क्योंकि जिस फिल्म या डॉक्यूमेंट्री को देखने से सरकार लोगों को रोकती है, उसे देखने को अधिकांश लोग न चाहते हुए भी उत्सुक हो जाते हैं और वह बेवजह हिट से सुपर हिट हो जाती है।